एक बार फिर से बता देता हूं कि आपके पास जो जे है ना, जे अपवर्ड डायरेक्शन में है, के बाहर की तरफ है इधर, तो जे से के की तरफ फिंगर्स को रोटेट करोगे तो आपके पास ये जो थंब है जो एक्स डायरेक्शन में है, इधर आ गया ना इसका रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये इधर होगा इसका रिजल्ट। ओके, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस तो खैर सभी का है, जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं सारे टॉपिक बराबर इंपॉर्टेंट है और उनका किसी भी तरीके से कोई कम नहीं समझना है किसी को भी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना वो हम स्टडी कर ही नहीं रहे। और अब आपके सिलेबस में सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ही है, जो इंपॉर्टेंट नहीं था वो सीबीएसई ने पहले ही हटा दिया है ना। अगर मैं आपके सिलेबस की 2013 के सिलेबस के साथ अगर कंपैरिजन करता हूं तो ये मान के चलो उस टाइम के कंपैरिजन में आपका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 50% ही है, 50% है। और जो सिलेबस मैंने अपनी 12th क्लास में डिस्कस किया था, स्टडी किया था 11th और 12th दोनों में कंबाइन, उसके कंपैरिजन में आपका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ नियरली आप ये मान के चलो 35 से लेकर 40% के आसपास ही है, इतना सा सिलेबस है आपको। और वही सिलेबस आपको पढ़ने में कितना जोर आ रहा है, जान निकल जाती है आपकी पढ़ने में, है ना। लेकिन ये हकीकत है, इसको समझ लोगे आप उतना ही सही रहेगा। हमारे मैथ्स की 11th में बुक होती थी, 4 बुक्स होती थी जहां से मैंने जिस बोर्ड से स्टडी किया है, और मैथ्स की 12th में 4 बुक्स होती थी फिर से, तो टोटल मिलाकर 8 बुक होती थी। फिजिक्स की 2 फर्स्ट सेकंड दोनों तरफ सेम थी, लेकिन उनके जो चैप्टर्स के टॉपिक्स थे ना बहुत ज्यादा टॉपिक्स थे। अभी तो बहुत कम टॉपिक्स हो गई, बहुत ज्यादा एक एक करके 2 2 करके टॉपिक्स हटाते गए, फिर अभी एग्जाम्पल्स बहुत सारे हटा दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पेपर अब इजी आता, पेपर थोड़ा टफ आता पहले के कंपैरिजन में। पहले थोड़ा पेपर थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता था अब के कंपैरिजन में। वो उस टाइम पर भी टफ लगता था क्योंकि उस टाइम पर इतने रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होते थे कि पहले पीवाईक्यू कर लो, ये कर लो, वो कर लो। पहले इतना सब कुछ नहीं था, पहले सिंपल एक स्टडी करना है और उसको काम करना है और आगे चलते जाना है, न्यूमेरिकल करना है, जो एग्जाम्पल है वो सब चीजें हैं। तो अभी हम यहां पर डिस्कस करते हैं जो भी हमारा काम है उसको, और बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। तो अभी है हमारे पास वेक्टर मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये आपको देखना है। तो स्केलर प्रोडक्ट कौन सा होता था, जहां पर हम किसी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आता थी, तो हमने बोल दिया वो जो प्रोडक्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट मान लिया, या उसको डॉट प्रोडक्ट हमने लिख दिया, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करते के टाइम पे ए डॉट भी लिखा जाता था। लेकिन यहां पर ये जो वाला जो मल्टीप्लीकेशन है इसको हम बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन का मेरा मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स है और उन दोनों वेक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो और उसका रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी अगर आ जाता है, तो उस टाइप के प्रोडक्ट को आप वेक्टर मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर प्रोडक्ट कह सकते हो। ठीक है, इफ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी देन इट इज सेड टू बी ए वेक्टर प्रोडक्ट। शॉर्ट में लिख देता हूं, ज्यादा लिखने की क्या करेंगे, ठीक है ना। इफ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज वेक्टर क्वांटिटी देन इट इज सेड टू बी ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और इसको मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं अभी। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is given by the product of their magnitudes and sign of angle between them। जो आपके पास दोनों वेक्टर्स गिवन है, उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट करना है, फिर उसके साथ आपको उन दोनों के बीच में जो एंगल हो रहा है उस एंगल के साइन थीटा का मल्टीप्लाई करोगे,
तो आपको किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट के वेक्टर का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये मैंने जो लिखा है उसको यहां पे करके बता देता हूं कि आपके पास ये है एक वेक्टर क्वांटिटी ए, दूसरा वेक्टर है आपके पास ये बी। ठीक है, तो इन दोनों का आपको क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट करना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट जब आप करोगे तो आप लिखोगे ए क्रॉस बी। इन दोनों इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों के बीच में जो क्रॉस लिखा जाता है ना, उसकी वजह से हम इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और इन दोनों का जो क्वांटिटी आएगी, रिजल्ट जो आएगा इसका, वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इसलिए इसको हम वेक्टर मल्टीप्लीकेशन बोल देते हैं। दोनों का सिग्निफिकेंस पता चल गया आपको। अब हमारे पास क्या आ गया यहां पर, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा। साइन थीटा ये इसका अभी तक केवल और केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये मैग्नीट्यूड किससे, इससे गिवन होता है। ठीक है, और यह मैं आपका वेक्टर ए यहां पे बना देता हूं। और इन दोनों में सिंस की इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, वो भी क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे साथ में एक एन कैप लगाना पड़ेगा। और एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन की तरफ एक यूनिट वेक्टर है जो कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बता रहा होगा आपको। और इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आपने एक चीज सुना होगा, एक चीज देखा होगा जो मैंने लिख दिया यहां पे, कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, दैट मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड साइन थीटा बिटवीन देम। दोनों के बीच में जो एंगल है ये वाला जो एंगल है इसका साइन थीटा, और दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है। इसको जब लिखोगे तो क्या बनेगा, ए इंटू बी साइन थीटा, ये बन गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया। और इसकी डायरेक्शन में जो एन कैप है ये यूनिट वेक्टर आ गया। और ये क्या है, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू है। इसको आप चाहो तो यहां पर पैक कर दो, इसको चाहो तो आप इसको पैक यहां पर कर सकते हो। ये आपके पास हो गया ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ठीक है ना। अब यहां पर हम और चीजें देखते हैं। क्या, जो आपके पास मैग्नीट्यूड तो आ गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे लिखोगे आप, डायरेक्शन कैसे गिवन होगी ये बताओ। डायरेक्शन डायरेक्शन is given by right hand thumb rule। राइट एंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन गिवन होगी। अब राइट एंड थंब रूल क्या होता है वो बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, राइट एंड थंब रूल होता है, राइट एंड थंब रूल, तो देखो इसको कैसे हम लिखेंगे राइट हैंड थंब रूल को। वैसे मुझे जहां तक लगता है आपको पता होगा राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि आपके पास जो अपना हाथ है, दायां हाथ, राइट हैंड जो है ना, ये आपको साथ में रखना है अपना। ठीक है, ये साथ में रखोगे तो आपके पास यहां पर एक वेक्टर होंगे जो लिखा होगा, एक तो ए वेक्टर लिखा हुआ है, एक यहां पर आपके सामने बी वेक्टर लिखा हुआ है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी, और इसकी वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा एन कैप। जो एन कैप है ना उसकी वैल्यू चाहिए, आप उसकी डायरेक्शन चाहिए आपको। उसकी डायरेक्शन होगी, देखो, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ। अपने राइट हैंड की इन फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाओगे
तो ये जो थंब है, दिस थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकंड वेक्टर, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन हो गई। क्या हो गई? एन कैप आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, बोर्ड के प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब मैं अगर यहां पर बी क्रॉस ए कर देता हूं तो क्या होगा? अगर मैं यहां पर बी क्रॉस ए कर दूं तो क्या होगा? ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके बी वेक्टर है, और मुझे लिखना है बी क्रॉस ए। तो क्या हो जाएगा? बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। अब एन कैप की डायरेक्शन क्या है? इसको आप ऐसे तो लिखोगे बी इंटू ए साइन थीटा एन कैप। लेकिन यहां पर अब ये जो एन कैप की डायरेक्शन है वो क्या है? देखो, वेक्टर बी से ए की तरफ, फर्स्ट से सेकंड की तरफ, फर्स्ट कौन हो गया? बी हो गया। तो आपको फिंगर्स ऐसे रहेगी, ऐसे बी से आप ए की तरफ रोटेट करोगे तो ये जो अंदर की तरफ फिंगर है ये इनसाइड, तो ये जो थंब है ना, दिस थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए। तो ये आपके पास इस तरफ से आया, तो दिस थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, जो कि इस बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड है। तो एन कैप क्या है इस बार? इनवर्ड डायरेक्शन में है। और ये जो है ना अब यहां पे, ये एन कैप के कंपैरिजन में ऑपोजिट हो गया। जो पहले यहां पर जो एन कैप था, अभी ये इसके कंपैरिजन में माइनस एन कैप आ गया। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो माइनस एन कैप है ना, वो अंदर की तरफ है। तो इसको आप जब फिर से लिखोगे तो आपके सामने आ जाएगा नेगेटिव, बाहर आ गया, ए बी साथ में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने पर। अब ये एन कैप आ गया, तो अब ये किसके बराबर है? ये है ए क्रॉस बी के बराबर। तो आप देख पा रहे हो यहां पे, इसको थोड़ा ओपन करके लिख देते हैं आराम से, ए क्रॉस बी के बराबर, और इधर क्या है? बी क्रॉस ए। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि ए क्रॉस बी इज ए नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, या बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये कम्यूटेटिव नहीं है ना? कम्यूटेटिव नहीं है ये बिल्कुल भी। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है। ये राइट एंड थंब रूल से इसकी आपने डायरेक्शन कैलकुलेट करना सीखा है, और उसी के कारण ए क्रॉस बी का आंसर अलग आ रहा है, लेकिन बी क्रॉस ए का आंसर अलग आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसको स्क्रू रूल से भी कर सकते हो, स्क्रू रूल से भी कर सकते हो, SC। स्क्रू रूल क्या होता है? स्क्रू को घुमाओ फर्स्ट से सेकंड वेक्टर की तरफ, जैसे ए से बी की तरफ, और स्क्रू को ऐसे जब घुमाओगे तो वो बाहर की तरफ आएगा, तो ये बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो, और उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा, वो ये आ गया। एक ही बात है, कैसे भी आप फाइंड आउट कर लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये वाला सबसे बेस्ट है, राइट एंड थंब रूल। हमेशा राइट एंड थंब रूल भूल ही नहीं सकते आप जिंदगी में, इतना इजी होता है। और बाकी सब चीजें तो चलती रहती है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। और फिर हमारे पास है यहां पे, ये हमने पहले स्टडी किया था, और यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। और कहां से? प्रूफ नेक्स्ट स्लाइड पर है, प्रूफ हमने नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रखा है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर जो एंगल है ना, ये एंगल पूरी कहानी बदल देता है। राइट एंड थंब रूल हमने यहां पर डिस्कशन कर ही लिया है। अब हम देखते हैं इसका जो स्पेशल केसेस, स्पेशल केस क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, स्पेशल केस।
स्पेशल केसेस, सबसे फर्स्ट केस है इसका, इफ ए एंड बी वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ईच अदर तो रहेगा ही, पैरेलल जब है तो किसी दूसरे के पैरेलल थोड़ी रहना है, तो ईच अदर मान लिया, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहां पे जब आप लिखोगे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी साइन 0, ए इंटू बी साइन 0। और एन कैप आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके लिए ए इंटू बी साइन 0 की वैल्यू 0, तो आंसर कितना आ गया 0। ये क्या है, ये सब इसके मैग्नीट्यूड है, केवल ध्यान रखना आप, मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है ना। हम डायरेक्शन को एक बार अब छोड़ रहे हैं, डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो तो वो वैसे आ जाएगी, एन कैप से आपको फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। ये तो 0 आ गया। तो इफ सेकेंड केस, if A and B are perpendicular, परपेंडिकुलर अगर है तो थीटा इक्वल्स टू कितना हुआ, 90 हुआ। तो A क्रॉस B इज इक्वल्स टू A इंटू बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आपके पास A क्रॉस B की वैल्यू कितनी आ गई, A इंटू बी के ही बराबर आ गई, इसके ही इक्वल आ गई। और ये जो वैल्यूज है ना, ये एक्चुअल में इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर थर्ड केस हो जाता है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल हो मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो। जब एंटी पैरेलल और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाता है, तो आप यहां पर देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, ए इंटू बी साइन 180 डिग्री। और आपको पता है ए बी साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। तो आपके सामने ये वाली वैल्यू भी आ गई। तो चाहे पैरेलल वेक्टर हो या एंटी पैरेलल वेक्टर हो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड हमेशा 0 ही आता है। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए उनका डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए उनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आनी है, सेम उसी तरीके से अगर हमें कोई पैरेलल वेक्टर प्रूफ करना हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, उनके वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 लेके आनी है, तो वो दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। होपफुली हमारे पास न्यूमेरिकल होगा तो आपको उसके बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपके सामने है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके लिए आगे और काम करते हैं और देखते हैं क्या है। ये तो आपके पास स्पेशल केस आ गई, 0 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर दो वेक्टर एक साथ जब होते हो, या सेम वेक्टर को उसी के साथ दो इक्वल वेक्टर को हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर तो भी ए है और बी वेक्टर भी ए के ही इक्वल है, ए ही है ना, वो चीज है। ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड कितना होना है, ए होना है, अगेन ए का मैग्नीट्यूड
फिर से ए होना है, और साइन थीटा, साइन थीटा, तो ए के साथ ए का ही एंगल, ए के साथ एंगल कितना होना है, 0 डिग्री होना है। तो जब साइन इक्वल्स टू 0 हो गया, साइन 0 डिग्री हो गया, तो ए इंटू ए इज इक्वल्स टू 0, मतलब 0। तो ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 0 होता है। और वैसे देखा जाए ना, तो ये अगर वेक्टर में लगाओ तो नल वेक्टर होता है। और अगर मैग्नीट्यूड आप लिखते हो, अगर आप ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर अगर आप लिखते हो, तो फिर ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आया, नहीं आया, आ गया ना, इतना बहुत है। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाता है, ये ध्यान रखना। अभी हमारे पास है फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होते हैं, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर जो होते हैं ना, या ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं, उनको क्रॉस प्रोडक्ट करने पर क्या रिजल्ट आता है, ये देखो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, जो आपके पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना, उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो कैसे आएगा, ये बताओ आप। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा, जब आपके पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होंगे। और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, और ये जेड डायरेक्शन में के कैप। आई, जे और के, इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। इस जे को थोड़ा सा हमने इधर बना दें, ये लो, थोड़ा ये आराम से दिखे, खुल के दिखे ये थोड़ा। ये आपके पास जे कैप हो गया, ये के कैप हो गया, वो आई कैप हो गया। समझ में आया। इन दो तीनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे आएगा, सबसे पहले आप ये देखो, आई कैप क्रॉस जे कैप, क्या आना है, सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू साइन थीटा, आई का मैग्नीट्यूड और इंटू एन कैप, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है तो रिजल्ट भी तो वेक्टर आएगा, और वेक्टर की डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शन क्या एन कैप में कंसिडर कर ली। जो भी आएगी हम बता देंगे आपको, ठीक है, जो भी आएगी हम लिख लेंगे यहां पे। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, चलो ठीक है। जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया। साइन थीटा कितना होगा, थीटा कितना है आई और जे के बीच में, ये वाला एंगल है, कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। एन कैप लिख देंगे, पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और एन कैप, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी ना, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, इन सब का आंसर तो कितना आना है, इन सब का तो 1 आना है। एन कैप की कहानी सुन लो अब। एन कैप मतलब क्या, एन कैप का मतलब राइट एंड थंब रूल लगाना है। राइट एंड थंब रूल कहां से कहां तक, आई से जे तक। अपने फिंगर्स को ऐसे करो और इनको फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करो। फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ रोटेट किया तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है ना, और बाहर की तरफ कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। एन कैप क्या है, एन कैप भी तो यूनिट वेक्टर ही है, और किधर है, जेड और वाई दोनों के परपेंडिकुलर है। जेड के भी परपेंडिकुलर, ये एक्स के भी परपेंडिकुलर है, वाई के भी परपेंडिकुलर है, तो जेड की डायरेक्शन में हो गया। तो एन कैप कुछ नहीं है, एन कैप के कैप ही है इन दोनों के लिए। आई कैप जे कैप के लिए ये डायरेक्ट क्या हो गया, के कैप ही हो गया। तो आपके सामने आ गया आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप। ये आपके पास एक आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू के कैप का आंसर आ गया। अगर मैं यहां पे
इसको अगर जे क्रॉस आई कैप कर दूं तो जे क्रॉस आई कैप कर दिया, इधर फर्स्ट से सेकंड की तरफ घुमा दिया, तो ये जो थंब ना अंदर इसके जा रहा है ये आ जाएगा, और वो इसके अंदर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ अगर के कैप है तो इन साइड में ये क्या है, माइनस जेड डायरेक्शन है, और माइनस जेड डायरेक्शन की तरफ कौन है, माइनस का के कैप है। ये याद रखना, माइनस का के कैप हो गया। ठीक है, तो ये आपका यहां पर ये काम हो गया एक। तो अब आपके सामने ये जो है ना, इसको यहां से पैक करो और इसको साथ में रखो, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के और जे क्रॉस आई इक्वल्स टू माइनस के। फिर दूसरी बात है, अब हम जे क्रॉस क्रॉस के कर लें, जे क्रॉस के, जे किधर है, ऊपर की तरफ है, के किधर है, आगे की तरफ है। तो ऊपर से आगे की तरफ जब हम इस फिंगर्स को रोटेट कर रहे हैं तो थंब एक्स की तरफ हो गया ना, आई की तरफ, तो इनका डायरेक्शन क्या हो गया, आई कैप। बाकी जितनी कैलकुलेशन वो ऐसी की ऐसी है, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एन कैप, एन कैप की वैल्यू आई कैप, ऐसे है ना। पूरी कैलकुलेशन आप रिपीट करके देख लेना, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, सेम ऐसा ही आएगा। ओके, खुद से भी तो करोगे कुछ ऐसे। फिर हमारे पास है, जब एक बार फिर से बता देता हूं कि आपके पास जो जे है ना, जे अपवर्ड डायरेक्शन में है, के बाहर की तरफ है इधर, तो जे से के की तरफ फिंगर्स को रोटेट करोगे तो आपके पास ये जो थंब है जो एक्स डायरेक्शन में है, इधर आ गया ना इसका रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये इधर होगा इसका रिजल्ट। ओके, फिर हमारे पास हो गया के कैप क्रॉस जे कैप, के आगे की तरफ, जे ऊपर की तरफ इधर, तो ये आई इधर हो गया ना इस तरफ, तो इस तरफ होने वाला माइनस आई, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। एक ये पेयर हो गया इनका। तीसरा पेयर देखते हैं, तीसरा पेयर बनेगा के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, के किधर है, आपकी तरफ है, आई इधर है, तो के से आई की तरफ रोटेट करा तो ये थंब ऊपर आ गया राइट हैंड का, आया कि नहीं आया, तो ऊपर कौन है, ऊपर जे है, वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में जे कैप है, तो ये क्या आ जाएगा, जे कैप। और अगर मुझे आई क्रॉस के करना हो तो आई इधर है, ये बाहर की तरफ है के, आई ये बाहर की तरफ, तो के नीचे आया ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया इसका रिजल्ट, तो ये हो गया माइनस जे। तो ये आपका थर्ड पेयर हो गया। इसका एक मतलब समझ रहे हो क्या आप, इसका मतलब यह है, आई को जे से करोगे, जे को आई से करोगे तो रिजल्ट तीसरा आएगा, जे को के से करोगे, के को जे से करोगे तो रिजल्ट फिर से तीसरा आएगा, के को आई से करोगे, आई को के से करोगे तो रिजल्ट फिर से तीसरा आएगा। अब वो प्लस आएगा कि वो माइनस आएगा, उसका मैं यहां पर याद करने का तरीका बता देता हूं, ठीक है ना। देखो आप यहां पे कि आपके पास, आप आई से जे की तरफ जा रहे हो, तो कौन आया, के आया, जे से के की तरफ जा रहे हो तो कौन आया, आई आया। देखो आई से जे गए तो के आया ना, आई से जे जाने पर के आया, के से जे से के जाने पर, जे से के जाने पर आई आया, और फिर के से आई जा रहे हो, के से आई जा रहे हो तो कौन आया, जे आ रहा है, ये जे आ गया। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव साइड है, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अलोंग चलोगे तो जिन दो को क्रॉस कर दिया उसके आगे नेक्स्ट वाला आ जाएगा, और वो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और एक सर्कल में बना देता हूं इसका जस्ट ऑपोजिट, जो इधर से इधर चलेगा।
अब जे से आई गया, जे से आई गया तो माइनस क्या आ रहा है ना, तो ये क्या है, नेगेटिव साइड है। ओके, ये नेगेटिव साइड है। इधर से इधर आई से क्या आया, आई से क्या है तो माइनस जे, नेगेटिव साइड है। और के से जे आया तो भी नेगेटिव साइड है। जे, ये के से जे आया तो भी नेगेटिव साइड है। इस तरीके से याद करना है। याद करने का तरीका भी सिंपल हो गया और आपको सोल्व करने का तरीका भी सिंपल हो गया। इस तरीके से करना है। अब अगर हम इसको और अच्छे से करेंगे तो, और अच्छे से तो क्या, एक और चीज बाकी रहेगी इसमें, वो क्या है वो देखते हैं। देखो, अगर आई कैप क्रॉस आई कैप मुझे करना है तो क्या आएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर से आई कैप का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप, यही आएगा ना। आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और एन कैप। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, फिर से आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है। साइन, इन आई और आई के बीच का एंगल कितना है, ये तो 0 है भाई। आई का आई के साथ जो एंगल होगा वो तो 0 ही होगा, है कि नहीं। और एन कैप, ये फिर एन कैप पढ़ा रहो, कहीं पर भी क्या फर्क पड़ना है, तो 1 × 1 × 0 × एन कैप, तो ये क्या हो गया, ये 0 वेक्टर हो गया। आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप और आई कैप का आंसर आ गया 0। सिमिलरली आप जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू 0 और के कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू अगेन 0। तो आपके सामने ये वाली जो वैल्यूज है ये कितनी आ गई, के कैप और के कैप इक्वल्स टू 0 हो गया। समझ में आया। इस तरीके से आप यहां पर अपना पूरा जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, उन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का आपने यहां पर मल्टीप्लीकेशन किया तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। सेम का जब करोगे आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो 0 आ जाएगा। और इनका जब करोगे तो इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। ये अगर याद है तो ये याद हो गया, समझ में आ गया, तो हम इसके आगे चलते हैं, आगे स्टडी करते हैं क्या होता है। ठीक है, आगे हमें क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमें वेक्टर प्रोडक्ट अब फाइंड आउट करना है फिर से। ठीक है, इनका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे आएगा, जैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने स्केलर प्रोडक्ट में किया था ना, सेम वैसे ही हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का यहां पर वेक्टर प्रोडक्ट में फाइंड आउट करेंगे। वो हमारे अच्छे से यहां पर काम आने लगेगा। ये देखते हैं आगे। देखो, ये आपको देखने पर समझ में ये आएगा कि आपको यहां पर जो देखना है ना वो चीज देखो यहां पे, वो चीज करो यहां पे, कैसे करते हो। तो देखो, आपके पास वेक्टर है ए। फर्स्ट वेक्टर होगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। सेकेंड वेक्टर बी होगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, सॉरी ये एक्स ए एक्स ए वाई नहीं होगा, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड की कैप। ये आपके पास दो वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स का आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो करो क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे लिखोगे, देखो, ए क्रॉस बी, लिखो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। आप ये जो वाली जो स्टेप है ना, इसको स्किप भी कर सकते हो,
4 या 5 मिनट का वीडियो स्किप करके आप आगे से भी देख सकते हो, जहां से हमारा डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आ रहा है। इस वाली केवल स्टेप को जहां से मैट्रिक्स फॉर्म आती है ना, वहीं से आप देख सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा देख लो, 5 मिनट में कुछ नहीं जाना है, सब कुछ पता चल जाएगा। ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ठीक है, हमने लिख दिया। अब इनको पहले एक को सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, बी को सबके साथ, इस वाले को सबके साथ, फिर थर्ड वाले को सबके साथ। तो देखो, ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप क्रॉस बी जेड के कैप। ए एक्स को तीनों के साथ कर दिया, अब इस ए वाई को तीनों के साथ, तो ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी जेड के कैप। इससे आपको एक फायदा जरूर होगा कि जो डायरेक्शन वाला ना प्लस होगा कि माइनस होगा, आई आई के साथ क्या होगा, आई जे का क्या होगा, जे आई का क्या होगा, वो सब आपको यहां पर एक साथ समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा एक तरीके से, समझ में तो आ ही गया होगा। फिर है ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप। ए वाई वाला तीनों के साथ हो गया, तो अब ए जेड वाला ना इसको तीनों के साथ करना है, प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी जेड के कैप। ठीक है, अब देखना आगे आगे क्या करना है। यहां पे जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, अब ए एक्स और बी एक्स ये दोनों मैग्नीट्यूड आ गया इनका, तो लेकिन आई और आई का जो प्रोडक्ट है ना, वो कितना हो जाएगा यहां पे 0। तो सबसे पहले ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। 0 वाली को रेड से कर देते हैं हम, है ना। ये वाली दोनों टर्म क्या हो गई 0, क्योंकि ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, आई कैप और आई कैप की ही डायरेक्शन में है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी पहली। फिर इसके बाद और सेम कहां कहां है, ए वाई जे कैप और बी वाई जे कैप दोनों फिर से सेम डायरेक्शन में हो गया, तो जे कैप और जे कैप का जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, तो इसका भी काम हो गया। अब हमारे पास है ए जेड के कैप और बी जेड के कैप, ये दोनों भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो थीटा इक्वल्स टू 0 और इन दोनों की वैल्यू 0, ऐसे ही तो होगी भाई। इसको सोल्व करने के लिए आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप, और आई कैप का क्रॉस करोगे तो 0 बन जाएगा, उधर जे कैप और जे कैप का 0 बन जाएगा, और उधर के कैप और के कैप का 0 बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये तीनों तो टर्म तो आपकी वैसे 0 हो गई। अब हम और दूसरे टर्म्स की बात करते हैं। दूसरी टर्म्स की जब बात करेंगे तो हमारे पास देखो यहां पे निकल के आएगा आगे, सबसे पहली टर्म 0 वो लिख दिया, आगे वाली देखते हैं। ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप, है ना। इसके आगे देखते हैं ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप प्लस, अब देखो इनको अलग अलग लिखने से अच्छा हम यहां पे इसका सॉल्यूशन कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, है कि नहीं। सॉल्यूशन कर देते हैं, है ना, कि यहां पर अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो
ए एक्स बी वाई आप लिखोगे आई कैप क्रॉस जे कैप, और आई कैप क्रॉस जे कैप करने पर आपके सामने ये जो है थ्री डायमेंशनल, यहां पे आई जे एंड के, इधर चलोगे तो ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, और इसके ऑपोजिट चलोगे तो नेगेटिव डायरेक्शन है। तो यहां पे आई क्रॉस जे आ रहा है ना, तो आंसर क्या आएगा, के कैप आएगा, वो भी पॉजिटिव। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो आएगा के कैप, के कैप वो भी पॉजिटिव। ओके, आगे देखते हैं इधर। फिर हमारे पास आया ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप, आई का के के साथ। अब देखो आई और के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो यहां पे माइनस का जे आएगा। यहां पे आंसर क्या आएगा आपके पास, माइनस का जे आंसर आ जाएगा, माइनस का जे। तो ये टर्म हो गई, ये हो गई। अब हमारे पास आगे, इसके आगे क्या है, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई है, जे आई इधर ऑपोजिट आ गए, तो ये क्या आएगा, माइनस के। पहले वाला प्लस के आया ना, क्योंकि आई जे था, अब जे आई है, जे से आई इधर आप आए, इधर आप आए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हो जाएगा तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इन दोनों को हटा करके यहां से हम लिख सकते हैं यहां पे माइनस के कैप। अब फिर 1 2 3 3 हो गए, अब नीचे वाले में स्टार्ट कर दो, प्लस ए वाई बी जेड। तो यहां पे क्या है, जे क्रॉस के है, ये देखो जे क्रॉस के, मतलब जे क्रॉस के सेम डायरेक्शन में है, तो कौन आएगा, आई आएगा, आई आ गया। फिर देखते हैं, फिर हमारे पास आएगा आगे ये वाली टर्म ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, और के डॉट आई आ गया, मतलब के से आई की तरफ जा रहे हो, इस तरफ के से आई की तरफ जा रहे हो, तो जे, जे कौन सा आएगा अब, पॉजिटिव, क्योंकि आप जे से आई की तरफ जा रहे हो। अब एक टर्म बची है ये वाली ओनली, और ये वाली टर्म क्या है देखो, और हमारे पास वो जो बीच में ये वाली टर्म जो जीरो हो ही गई थी, तो जीरो वाली को हटा ही दो, है ना। और फिर ये लास्ट वाली, ये वाली जो टर्म है, ये क्या है, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, और के क्रॉस जे, के क्रॉस जे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ऑपोजिट में जा रहे हो तो आई क्या आएगा, माइनस का आई आएगा, माइनस का आई कैप। सिंपल सा हो गया काम। अब हम यहां पे जो आई कैप को एक तरफ रख लेंगे, जे कैप को एक तरफ सोल्व कर लेंगे, और के कैप को एक तरफ सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम यहां पे करने वाले हैं इनको अलग अलग सोल्व। तो यहां पर देखो, इधर अपने पास चल रहा है ए क्रॉस बी। इधर देखते हैं, सबसे पहले आई को एक साथ कॉमन ले लो। जब हम यहां पर आई को कॉमन लेंगे, तो आई एक तो ये रहा नेगेटिव का, और एक आई अपने पास यहां पर है, तो ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। ये माइनस आई है ना, तो ये माइनस का यहां पे अंदर कॉमन ले लिया, समझ में आया। फिर हम ले लेते हैं यहां पे जे कॉमन। अब जे कॉमन लेने के लिए मैं ना एक काम करता हूं, पहले क्या, मैं एक पहले यहां पर, चलो एक बार जैसे आप कर रहे हो वैसे ही कर लेते हैं। जे करने पर ये तो नेगेटिव आ गया, और फिर उसके बाद वो पॉजिटिव है, तो हमारे पास क्या आ गया, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, वो प्लस का जे रह गया, और ये वाला जे माइनस का आ गया, तो ये माइनस आ गया जे। अब के का काम कर देते हैं यहां पे, प्लस के का जो हम यहां पर सोल्व करेंगे, तो एक तो ये प्लस का रह गया,
ये माइनस का रह गया, तो ax by माइनस ay bx, ये के कैप, ये आपके सामने आंसर आ गया। लेकिन अब क्या आप बार बार इतनी कैलकुलेशन करोगे क्या जब भी आप सॉल्व करोगे? नहीं ना, कितना किसको कौन सा मिस हो जाए, प्लेस हो जाए, है ना। तो इससे अच्छा एक तरीका है, इससे अच्छा एक तरीका है जो इजी मेथड है इसका। क्या? देखो इसका इजी मेथड, वो ये है कि आपके पास अगर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना होगा तो आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आप इसमें एक चीज और कर सकते हो। क्या? आप जो यहां पर कर रहे हो इनको एक मैट इसमें डिटर्मिनेंट में लिख दो, इसकी डिटर्मिनेंट बना लो इस टाइप से, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहां पे इस तरीके से बना ली हमने, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट में हम यहां पर क्या कर लेंगे, थोड़ी इसको वाइड कर लेते हैं जिससे हमारे पास थोड़ा काम हो जाए अच्छे से। यहां पे आई कैप, जे कैप और के कैप, ऊपर पहले वाला ऊपर लिखना है ए एक्स ए वाई ए जेड, जो आई जे के जो कांस्टेंट्स होते हैं ना वो लिखने हैं यहां पे, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है वो लिखनी है यहां पे। फिर दूसरा वाला नीचे बी एक्स बी वाई बी जेड, हमेशा ये ध्यान रखना आई वाले को आई के नीचे लिखना है, जे वाले को जे के नीचे लिखना है, के वाले को के नीचे लिखना है। अगर आई नहीं है, केवल जे और के है, तो आई के नीचे जीरो लिख देना है ना। आई और के है, जे नहीं है तो जे की जगह जीरो लिख देना है। मतलब कोई ऐसा नहीं हो, मिस नहीं हो कि आगे पीछे लिख दो, हमेशा उसको उसी की जगह पे लिखना है जहां पे वो लिखा जाना चाहिए। समझ में आ गया? वो काम करना आपको। और फिर इनको ऐसे लिखो, सबसे पहले आई आई कैप जब आपने किया है तो आपको हमेशा क्या करना है, इस आई की एक तो इस वाली साइड को और इस वाली साइड को, इनको हाइड कर देना है। इनको जब आप हाइड कर दोगे तो जो रिमेनिंग आ गया इसको इसके यहां से लेकर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसको इसके साथ क्या, ए वाई बी जेड, फिर माइनस लिखना है बीच में ए जेड बी वाई, इस तरीके से, ठीक है। क्या ये सही है? पीछे वाले से मैच करें क्या? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, देखो मैच करते हैं। ए वाई बी जेड माइनस बी जेड ए वाई इंटू आई, मैच हो गया। चलो ठीक है, काम हो गया अपना, आगे चलते हैं। फिर आपको क्या करना है, माइनस का जे लिखना है यहां पे। माइनस जे लिखने पर आपको ये वाले तो हटा देता हूं मैं यहां से, तो आपको अब क्या करना है, ये वाले जो है ना जे, अगर आपने लिखा है तो ये जे की लाइन और ये जे का कॉलम, इसको हटा छुपा लेना है। और जो बच गए ए एक्स बी वाई बी जेड और बी एक्स ए जेड, इसको लिख देना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो लिख दो, इसको छोड़ देना है बीच वाले को, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड, ये वाला ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड, ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड। लेकिन जे वाले में एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पे कौन आया,
माइनस आया, यहां पर नेगेटिव आ रहा है ना। तो अब हम यहां पे इसको पहले वाले से मैच कर लेते हैं, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। ए एक्स बी नहीं, यहां पे नहीं है, यहां पे क्या है, ए एक्स बी जेड तो नेगेटिव का है और बी जेड बी एक्स ए जेड पॉजिटिव का है। यहां पे नेगेटिव का ऊपर नीचे हो गया ना, आगे पीछे हो गया, क्योंकि यहां पर भी तो पॉजिटिव है, उसमें यहां पे नेगेटिव था। तो इसको है ना, यहां पे हम एक बार चेंज कर लेते हैं, ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, और ये माइनस आ जाएगा, सिंपल सी इतना ही है। और ये वैल्यू अब सेम ही है, और हमने यहां पे क्या किया है, हमने इसका माइनस बाहर निकाला और कुछ भी नहीं किया, चेंज नहीं किया है, वैल्यू ये और वो सेम है, पहले वाली और अब वाली दोनों सेम है, केवल हमने इसको उस तरीके से लिखा है जो वहां पे लिखना था। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना था, वो आपको बताने के लिए। और फिर प्लस के, प्लस का लेना, जे माइनस का लेना, वो प्लस का लेना है। और फिर हम यहां पर फिर से, जब के यहां पर है तो इसको यहां से, इन दोनों को यहां से हटा देते हैं। और अब आपको क्या करना है, जब आप जे के काम में ले रहे, तो के वाली कॉलम और रो को आपने ढक लिया, और अब यहां पर ए एक्स बी वाई और बी एक्स ए वाई, इतना सा करना है, ए एक्स बी वाई और बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। सिंपल सी चीज है, ये डिटर्मिनेंट आपने सोल्व कर दी। डिटर्मिनेंट सोल्व करनी आनी चाहिए, बाकी काम हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट में ही होता है ऐसा, पहले ये पॉजिटिव लिखते हैं, ये नेगेटिव लिखते हैं, फिर ये पॉजिटिव लिखते हैं, अगर 4 है तो फिर नेगेटिव लिखते हैं, 5 है तो फिर पॉजिटिव, 6 है तो फिर नेगेटिव, ऐसे लिखते जाते हैं। ऊपर से नीचे भी ऐसे ही लिखते हैं, किसी भी तरीके से सोल्व कर लो, आपका काम यहां पे हो जाता है। तो इस तरीके से आपको लिखते हुए काम करना है, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है, ऐसे भी याद करने की जरूरत नहीं है। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना याद करने की जरूरत है, वो आप अगर 2 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम वहीं पर हो जाएगा। अब हम इसका एक शायद आगे क्वेश्चन अगर होगा तो हम देखते हैं। यस, है यहां पे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को देखो क्या है, इफ ए एंड बी डिनोटेड द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की साइड्स है, इट्स एरिया इज ए बी बाई 2, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपके पास यहां पर एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया ये गिवन है, तो साइड्स फाइंड आउट करो। क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन साइड्स, दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करो। तो क्या होता है, आपके पास एक वेक्टर होता है ये ए, और एक वेक्टर होता है ये बी। बी को अगर आप यहां पे कॉपी कर देते हो तो ये वेक्टर बी बनता है, और आप इस ए वेक्टर को वहां पे ऊपर कॉपी कर देते हो तो ये वेक्टर ए बनता है, ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया, है ना। तो आप अगर ए क्रॉस बी फाइंड आउट जब करते हो ना, तो दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसको देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। ये होता है, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला लिखा मैंने, ये होता है ना। तो अब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ये होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। और इसका जब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो, ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू कितना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू गिवन है, क्योंकि इसका जो आपके पास वेक्टर्स है, ये वेक्टर ए एंड बी है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ही इसका एरिया के बराबर है, इसके एरिया के बराबर है, इस एरिया के। ठीक है,
तो अब एरिया गिवन है, वो कितना गिवन है, ये है गिवन आपको a इंटू बी अपॉन 2, और ए बी तो इधर भी गिवन है, तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना बचा, यहां पे बचा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, और 1/2 कितने साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन 30 की, तो थीटा इक्वल्स टू 30। इन दोनों के ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये थोड़ा और इंक्लाइंड है, और नीचे झुका हुआ है, इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये आपका एरिया का क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर, डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब ए और बी के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी होता है, क्योंकि ये मान लो वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, ये किसी भी प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में हो जाए, इन दोनों का जो आने वाला क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वो हमेशा ऐसे निकलेगा, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो, तो ए क्रॉस बी आएगा, तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आने वाला है उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो उस रिजल्ट वाले वेक्टर में उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको इसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सिंपल सी बात इतनी है। तो देखो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, तो डिटर्मिनेंट बना लो आई जे के। फर्स्ट वाले वेक्टर के लिए 2, देखो मैंने फिर से लिखा नहीं है, ए और बी को डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 1 1, फिर बी के लिए 1 -1 2। सोल्व कर देता हूं आगे, तो इनका जो, चलो पहले इसको सोल्व करते हैं, आगे देखते हैं। आई को छुपा लिया सबसे पहले, इसको छुपा लो, इन दोनों को आगे सोल्व करो। इन दोनों को सोल्व करने पर 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 आई कैप, माइनस ये जे कैप हो जाएगा यहां पे, तो जे कैप के लिए जे को छुपा लो आप यहां पर, इसको तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 जे कैप। ये पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर क्या है, ये के इसको छुपा लोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 1, और वो भी के साथ आ जाएगा। हो गया, देख लो आगे, अब आ जाएगा 2 + 1 आई कैप माइनस 2 -1, या 2 नहीं 4 -1 जे कैप प्लस -2 -1 के कैप, तो ये आ जाएगा 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। इस तरीके से ये क्या आ गया, ये आपके पास ए क्रॉस बी आ गया। मान लो ए क्रॉस बी इज ए कोई वेक्टर आर, ये कोई आर वेक्टर है जो ए क्रॉस बी है, और ये हमेशा दिस वेक्टर आर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये कौन है, ये ए क्रॉस बी है। ये क्या है, ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ये खुद इसके दोनों परपेंडिकुलर होगा हमेशा, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको, राइट हैंड थंब रूल निकाल लो आप, है ना, इस वाले हाथ से, राइट वाले हाथ से। तो ये आपका काम हो गया। आप अगर चाहो तो इसमें, चलो जो पढ़ा है वो पढ़ा रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। वेक्टर तो आ गया इसके परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर ऑफ आर क्या होगा, ये होगा आर कैप। कैसे लिखोगे, वेक्टर आर डिवाइडेड बाई
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। वेक्टर आर क्या है? ये है 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? इस तरीके से 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना? तो कैसे आ जाएगा? 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप, और यहां से देखो 3 तो कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा 3 तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 अंदर बच जाएगा। ऊपर से 3 कॉमन आगे कैंसिल आउट नीचे वाले 3 के साथ, तो ये बचेगा आपके सामने 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। इतना सा आंसर बचेगा ये। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। इसको जब आप सोल्व करके लिखोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। कितना बड़ा कैलकुलेशन, कितना बड़ा सब कुछ काम करने को दिया है, लेकिन हमारे पास आंसर सिर्फ इतना ही आना है। इस तरीके से काम करोगे तो आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये आपके सामने है किसी भी वेक्टर का करना क्या सॉल्यूशन, या इस वेक्टर परपेंडिकुलर आपने एक वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। कैलकुलेट द एरिया, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are formed by वेक्टर ये एंड वेक्टर ये। सिंपल सा है, इतना सब कुछ कर लिया है तो इसके लिए क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी कैसे लिखना है? ये आपके पास इजी सा मेथड है, आई जे के। तो सबसे पहले ए लिखना, आई और जे है, के नहीं है, तो 3 4 0। इसमें -3 और 7 है, -3 7 और के का यहां पर भी 0 है। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले आई, इन दोनों को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 0 माइनस 0 माइनस जे, ये और ये कैंसिल आउट कर दोगे, ये इसके साथ गया तो क्या गया? ये 0 माइनस 0 प्लस के हो गया, तो के में इसको हाइड करोगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये इसके साथ कितना आ गया? ये इसके साथ आ जाएगा 21 माइनस, और ये 12, तो माइनस और माइनस प्लस का 12, तो आपके पास इसका आंसर कितना आ गया? 21 प्लस 12 33 के। ये क्या है? ये है ए क्रॉस बी है। अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहोगे तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड, जो कि 33 ही आ जाएगा। 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 33 आ गया। तो ये आपके पास इसका काम हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं हम। आगे जब इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहां पर एक और क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रूव दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। कर दो, सिंपल सी बात है। इनको प्रूव करने के लिए क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इजी। ये देखो क्वेश्चन इसलिए है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको देख कर मेरे साथ में, तो रिमेनिंग जो कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके पास वो आप खुद से सर्च कर सको। अपनी बुक लगाओ, कोई बुक ढूंढो, कोई बुक लेके आओ। अगर नहीं पता तो मेरे से पूछो, मैं आपको लिंक दे दूंगा किसी भी बुक को खरीदने का। फिर इसको काम करो, अपने आप काम होगा आपका। तो आई कैप जे कैप के कैप। अब ए की वैल्यू कितनी है? 2 -3 -1। बी की वैल्यू कितनी है? -6 9 3। स्टार्ट कर दो, सोल्व करना यहीं से। आई को ले लिया, ये गया, अब इसे -9 इंटू ये माइनस और माइनस +9 आई। फिर क्या है? माइनस का जे,
जे के बाद जे को हाइड करोगे, ये दोनों जाएगा 2 इंटू 3 6, फिर -6 और माइनस, देखो माइनस तो इसका आएगा, फिर -6 और -1 प्लस का 6 आ जाएगा, ये आपके सामने। ठीक है, माइनस प्लस के कैप, के कैप लगाना मत भूलना भाई। तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करो, इसको छुपा लोगे, ये दोनों कितना 18, फिर -6 और -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 18। जब इनको सोल्व करोगे तो -9 + 9, ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट, और क्या बचेगा 0 वेक्टर बचेगा। और अगर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड चाहिए तो 0, तो हेंस प्रूव कि दीज टू आर पैरेलल विद ईच अदर। ये आपके सामने हो गया। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स आपने यहां तक ये वीडियो देखा है तो आपको टॉपिक समझ में आया है, कितना आया है और आपका क्या सजेशन है वो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी यहां पर मिलने वाली सारी इंफॉर्मेशन और जितने भी फिजिक्स के लेक्चर उनको भी लाभ मिले। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, टॉपिक आपको कितना समझ में आया है, और अगर समझ में नहीं भी आया है तो भी मेरे को कमेंट करके बताएं कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, या और कौन सी चीज ऐड करूं कि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए और अपने आने वाले जो टॉपिक्स है वो और ज्यादा अच्छे से इंप्रूव हो सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।